वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं अजय पटेल एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर फाइटर 1.0 बैच में आपका स्वागत करता हूं। हम सभी ने इस बैच में सेल स्ट्रक्चर चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और इसी सीरीज में आज हम सेल डिवीजन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सेल डिवीजन हमारी 11th बायोलॉजी का हाईली कंसेप्चुअल चैप्टर है और नीट एग्जाम की दृष्टि से हाई वेटेज चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से 4 से 5 प्रश्न नीट एग्जाम में आने वाले हैं। हम यहाँ थ्योरी प्लस क्वेश्चन एक कंप्लीट पैकेज डिस्कस करेंगे। यदि आपने यहाँ पर सेल डिवीजन को देखा देन आपको फिर कुछ और पढ़ने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। तो आइए स्टार्ट करें। प्रत्येक जीवित जीव अपने जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से करते हैं। बेटा ये एक कोशिका हमारी जायगोट सेल है। इस जायगोट सेल में ग्रोथ होगी, देन फिर डिवीजन होगा, फिर से ग्रोथ होगी, फिर से डिवीजन होगा। लगातार यही साइकिल चलती रहेगी। देन एक न्यू सेल पॉपुलेशन, एक नई कोशिकीय जनसंख्या जो है वो यहां पर पैदा होगी। अगली जो चीज है वो है कि वृद्धि व जनन हमारे सभी सजीवों की विशेषता होती है ना। तो बोले सर विशेषता क्या है ये वास्तव में, वृद्धि और जनन को विशेषता क्यों माना है? तो यहां देखें बेटा, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जितने भी गुण होते हैं, या तो वे होते हैं विशेषता या फिर उनको हम मानते हैं परिभाषित करने योग्य गुण, डिफाइनिंग फीचर। बट डिफाइनिंग फीचर कौन से होंगे, इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा रूल हमने डराइव कर रखा है, जो है ऑल एंड ओनली रूल। मतलब ऐसा गुण जो ऑल को भी फॉलो करे, साथ ही साथ ओनली को भी फॉलो करे। अरे बोले सर है क्या ये ऑल एंड ओनली? ऑल यानी ऐसा गुण जो सभी जीवितों में हो, और ओनली का मतलब है ओनली एंड ओनली जीवितों में हो, मतलब सभी जीवितों में हो और जीवितों के अलावा किसी भी अजीवित में वो हमें ना मिले, उसे बोलते हैं परिभाषित करने वाला गुण। यदि हम इन पैरामीटर्स पर ग्रोथ को ले लें, वृद्धि को ले लें, तो वृद्धि ऑल रूल को फॉलो करती है क्योंकि ये सभी सजीवों में पाई जाती है। बट वृद्धि ओनली रूल को फॉलो नहीं करेगी। हम जानते हैं बरसात के दिनों में हमारे घरों के लकड़ी के बने हुए खिड़की व दरवाजे फूल जाते हैं, उनमें ग्रोथ हो जाती है, जबकि वे खिड़की व दरवाजे अजीवित हैं। मतलब वृद्धि एक ऐसा फीचर है जो जीवितों के साथ साथ अजीवितों में भी है, इसलिए वो ओनली रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो अब हमें समझ आया कि वृद्धि जीवितों को परिभाषित करने वाला गुण नहीं है, बट ये वृद्धि चूंकि दोनों में से किसी एक रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए विशेषता है। ऐसे ही बात करें जनन की या रिप्रोडक्शन की, तो बेटा जनन ओनली रूल को फॉलो करेगा। ओनली यानी केवल और केवल ये जीवितों में ही है, किसी भी अजीवित में जनन करने की क्षमता नहीं होती। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक अंधेरे कमरे में एक कुर्सी एक टेबल इन दोनों को बंद करके चले गए हैं, अगले दिन आपने दरवाजा खोला तो वहां आपको कोई छोटी कुर्सी पैदा हुई या कोई छोटी सी टेबल नई वहां पर मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो जनन करने में सक्षम नहीं होते। हाँ बट ये जो जनन है ये ऑल रूल को फॉलो नहीं करेगा। सभी सजीवों में जनन नहीं होता। हम जानते हैं जैसे मनुष्य के कुछ जोड़े, कुछ कपल होते हैं जिनमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है, मतलब उनमें जनन की क्षमता नहीं है, तब क्या आप उन्हें अजीवित मान लेंगे क्या? यदि हम जनन को परिभाषित करने वाला लक्षण ले लेते, तब तो फिर उन लोगों को जिनमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है, उन्हें हमें अजीवित मानना पड़ता। तो इसीलिए यहां पर जनन भी परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं है, बिकॉज वो दोनों पैरामीटर्स पर खरा नहीं उतर रहा, वो भी केवल और केवल एक विशेषता ही है। तो मुझे पूरा विश्वास है आप सभी इन सारे लेक्चर्स को बहुत एंजॉय कर रहे हैं और आपको एमजीसीआई यूट्यूब चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बने रहिए एमजीसीआई के साथ, आपका जो रिजल्ट है उसमें सुधार बहुत होगा। कंफर्म है आपकी रैंक, आपके मार्क्स वो इंप्रूव होंगे। यहां पर तो हमने पुनः वही पेज ले लिया है एनसीईआरटी का जिसको अभी अभी हम डिस्कस करके आए। अब हम आते हैं कॉज ऑफ सेल डिवीजन पर, कोशिका विभाजन के कारण पर।
तो कारण ये है कि जब एक छोटी सेल में वृद्धि होती है तो वृद्धि के दौरान इस कोशिका का जो सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसकी तुलना में वॉल्यूम या आंतरिक आयतन जो यहाँ पर लिक्विड है उसकी वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है। जब आयतन बहुत ज्यादा बढ़ गया और उस आयतन को संभालने के लिए जो सरफेस एरिया है वो उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाया, तब इस वॉल्यूम और सरफेस एरिया के रेशो को मेंटेन करने के लिए हमारी ये जो बड़ी वाली सेल है ये डिवाइड हो जाती है। तो एक रीजन क्या है सेल डिवीजन का? वृद्धि के दौरान सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों में वृद्धि होती है, बट सरफेस एरिया की तुलना में वॉल्यूम की वृद्धि बहुत ज्यादा है, अतः इस अनुपात को पुनः व्यवस्थित करने के लिए जो हमारी सेल है वो डिवाइड हो जाती है। सेकेंड रीजन हम देखें तो वो है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा है के आई इक्वल टू वी एन अपॉन वी सी माइनस वी एन। वी एन क्या है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ वीसी साइटोप्लाज्म नहीं है, वीसी वॉल्यूम ऑफ सेल है। हाँ, उसमें से जब न्यूक्लियस को रिमूव करेंगे, माइनस करेंगे, तो बचेगा वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। बेटा याद रखना के आई की जो वैल्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियस के कंट्रोल के। मतलब ये वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी हमारी सेल पर न्यूक्लियस का नियंत्रण, हमारी कोशिका पर केंद्रक का नियंत्रण उतना ही ज्यादा रहेगा। तो जब एक छोटी सेल में वृद्धि होती है, मैंने उसका एक डेटा आपको दिया है कि मान लेते हैं शुरुआत में साइटोप्लाज्म 5 यूनिट था, न्यूक्लियस जो है वो 1 यूनिट है। वृद्धि होने पर साइटोप्लाज्म 50 यूनिट हो गया और न्यूक्लियस है 1.5 यूनिट। यहां से जब हमने के आई की वैल्यूज फाइंड आउट करी तो इस छोटी सेल के लिए आई 0.2 और बड़ी वाली सेल के लिए वैल्यू आई 0.03। मतलब हमें समझ आया कि सेल की जब ग्रोथ होगी तो के आई का मान जो है वो कम होगा और ये मान कम होने पर सेल पर न्यूक्लियस का कंट्रोल भी क्या हो जाएगा? कम। इसी कंट्रोल को पुनः प्राप्त करने के लिए जो हमारी सेल है वो सेल डिवाइड हो जाती है, वो सेल अपने आप को डिवाइड कर लेती है। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा एनटीए एग्जाम में कि एक हमारे पास में विवजियोतकी ऊतक है और दूसरा हमारे पास में स्थायी ऊतक है। यदि वो स्थायी ऊतक लिखकर ना दे तो वो उसका कोई एग्जाम्पल लिखकर दे देगा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा, इन तीनों में से कोई भी दे देगा। वो आपसे पूछ रहा है इन दोनों में से जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है उसका मान किसके लिए ज्यादा है और किसके लिए कम। तो भाई ज्यादा मान जिसके लिए रहेगा वहां न्यूक्लियस का कंट्रोल भी ज्यादा होगा और सेल डिवाइड होने वाली नहीं है। तो हम जानते हैं स्थायी ऊतक में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती इसका मतलब है इसमें न्यूक्लियस का कंट्रोल ज्यादा है, अतः इसके लिए के आई का मान ज्यादा। यहाँ पे कंटिन्यूअस डिवीजन चलता है इसलिए यहाँ पर के आई का मान कम। ऐसे ही आगे कुछ और डेटा हमें मिलेगा कि मनुष्य की हार्ट कोशिकाएं, हृदय कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। मनुष्य के मस्तिष्क की न्यूरॉन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसका मतलब ये हो गया कि हार्ट सेल मींस हृदय कोशिकाएं और न्यूरॉन सेल मतलब तंत्रिका कोशिकाएं, इन दोनों के लिए भी जो के आई का मान है वो क्या रहेगा? ज्यादा। बट इनकी तुलना में जो हमारी इपीडर्मिस है, जो हमारी इपीथीलियल सेल्स हैं, चूंकि वो इपीथीलियल सेल डिवाइड हो सकती हैं, उनमें डिवीजन की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है कि यदि कभी चोट लगे तो उनको रिप्लेस करने के लिए वहां डिवीजन पॉसिबल है। मतलब यहां पर के आई का जो मान है वो के आई का मान हमारी इपीथीलियल सेल के लिए कम, हार्ट और न्यूरॉन सेल के लिए ज्यादा। इस तरह से बेसिक से कंसेप्चुअल सवाल आपको पेपर में मिल जाएंगे। यहां देखें सेल साइकिल है, तो बेटा सेल साइकिल में क्या होता है, किन घटनाओं का रिपीटेशन होता है? तो सबसे पहली एक घटना है सेल ग्रोथ। इसी सेल ग्रोथ के दौरान सेल का जो डीएनए है
उस डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है। तो यहां हमने लिखा डीएनए रेप्लिकेशन, और फिर फाइनली जो हमारी सेल है वो सेल डिवाइड हो जाती है। तो हमने कितनी चीजें देखी? 3। सेल की ग्रोथ, डीएनए का रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। और यही काम बार बार होता है, लेकिन ये सारे काम इतने समायोजित, इतने समन्वित तरीके से होते हैं कि सेल के डिवीजन होने पर जो 2 नई सेल बनती हैं उनमें वही जीनोम पहुंचता है जो पेरेंटल सेल का होता है। मतलब ये पेरेंटल सेल, ये डिवीजन पर बनी 2 डॉटर सेल। तो जो जीनोम पेरेंटल सेल का है वही जीनोम हमारी डॉटर सेल्स का रहेगा। इस तरह से ये विभाजन होता है। ये पूरा विभाजन आनुवांशिक नियंत्रण में, जेनेटिक कंट्रोल में होगा। बेटा फेजेज ऑफ सेल साइकिल, यहां सिर्फ सेल साइकिल के फेजेज नहीं, जीवन में आप कोई भी काम करेंगे हमेशा 2 फेज होते हैं। एक होती है तैयारी, दूसरा होता है एक्चुअल में वो काम करना। जैसे अभी आप सभी नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में नीट एग्जाम वो रहेगा 5 ऑफ मई को, 5 मई को रहेगा, और वो रहेगा केवल 3.5 घंटे के लिए। जबकि तैयारी हम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। तो हमेशा किसी भी काम की तैयारी में लगभग 95% से ज्यादा टाइम हमें देना होता है। आप यहां देखें, ये इंटरफेज में हम 95% से ज्यादा का टाइम देंगे, बिकॉज ये हमारी सेल साइकिल की तैयारी की प्रावस्था है। और जो एम फेज है उसमें, या जो वास्तव में हम जब विभाजन करेंगे, उसे 5% से भी कम समय मिलेगा। मनुष्य की कोशिका 24 घंटे में, ईस्ट 90 मिनट में, ईस्चरिचिया कोलाई 20 मिनट में डिवाइड होती है। यहां ये सेल साइकिल है। बेटा इस सेल साइकिल में यदि दिख ना रहा हो तो ये लिखा है G1, यहां S, यहां पर G2। फिर ये हो गया हमारा प्रोफेज, अपन दूसरे कलर का यूज कर लेते हैं। यहां ये है प्रोफेज, देन मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। तो यहां पर आप देखें, सेल साइकिल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इंटरफेज एंड एम फेज। बेटा जो इंटरफेज है इसमें सबसे लंबी होती है G1, उससे छोटी है S, सबसे छोटी होती है G2, और फिर लास्ट में आती है एम फेज। एम फेज को प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज में हमने डिवाइड किया है। ये चारों जो अवस्थाएं हैं, प्रो, मेटा, एना, टीलो, ये हमारे केंद्रक विभाजन की अवस्थाएं हैं, और केंद्रक के विभाजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है। आफ्टर दैट जब कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा, फिर स्टार्ट होगा साइटोकाइनेसिस, या जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। तो यहां पर वही सारी चीजें यहां लिख कर दे रखी हैं डायग्राम में, G1S, G2, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। चलिए अपन ये अलग अलग नाम यहां देखें। जैसे जो G1 फेज है, ये तो टाइम ड्यूरेशन है जो अभी मैंने डिस्कस कर दिया। G1 में सबसे ज्यादा, S में उससे कम, G2 में और कम। जो G1 फेज है इसे फर्स्ट गैप फेज भी कहते हैं। ये प्रेजेंट होती है, आप ये देखें, ये M फेज है इतना, यहां से M और यहां से ये S। तो बिटवीन M एंड S आ रहा है सबको समझ। बट आप गलती से इसको बिटवीन S एंड M मत बोल देना। यदि आप बिटवीन S एंड M बोलेंगे तो फिर आंसर आ जाएगा यहां पर G2, क्योंकि S और M के बीच में जो फेज आती है वो आती है G2। आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि साइक्लिक प्रोसेस है तो दोनों में से कहीं से भी उल्टा लिखें या सीधा लिखें सेम आंसर आएगा। सेम आंसर आने वाला नहीं है। हाँ, सेम आंसर उस समय आ जाता यदि ये लीनियर प्रोसेस होती। चूंकि ये साइक्लिकल प्रोसेस है तो यहां आंसर सेम नहीं आएगा। हमें लिखना होगा बिटवीन M एंड S G1 फेज आती है। क्योंकि ये एम फेज के बाद में आ रही है, फिर से ग्रोथ के लिए आ रही है, इसलिए इसका एक नाम है पोस्ट माइटोटिक फेज। एस फेज को देखें तो ये सिंथेसिस फेज है जो बिटवीन G1 एंड G2 प्रेजेंट है। G2 को देखें, सेकेंड गैप फेज है,
जो प्रेजेंट है एस एंड एम के बीच में, तो आपको अभी क्लियर हो गया यहां एस एंड एम के बीच में G2 आ रही है। साथ ही साथ ये प्री माइटोटिक फेज है, ये माइटोसिस से पहले होने वाली फेज है हमारी। जीवन फेज के दौरान क्या क्या होगा ये सारी चीजें यहां देखें। हमारी जो सेल है वो मेटाबॉलिकली मतलब उपापचयी रूप से सक्रिय हो जाती है, मतलब उसमें मेटाबॉलिज्म होगा, नए पदार्थों का संश्लेषण, पुराने पदार्थों का विघटन होगा, लगातार सेल की वृद्धि होती है, लेकिन इस दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होने वाला नहीं है। एस फेज का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, एस फेज के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। यदि हम बात करें डीएनए की प्रारंभिक मात्रा की, तो वो जो प्रारंभिक मात्रा है वो 2C है, तो अभी वो मात्रा एस फेज के दौरान बढ़ के वो मात्रा हो जाएगी डीएनए की 4C। यदि गुणसूत्रों की संख्या एस फेज के पहले 46 है, तो वो मात्रा बाद में भी कितनी हो जाएगी, 46 ही रहेगी। मतलब एस फेज के दौरान डीएनए का अमाउंट तो डबल होता है, बट इस एस फेज के दौरान गुणसूत्रों की संख्या बढ़ने वाली नहीं है। एनिमल सेल में इसी एस फेज के दौरान, जब एनिमल सेल रहेगी तो एनिमल सेल में इसी एस फेज के दौरान ही सेंट्रियोल का भी द्विगुणन हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। बात करें G2 फेज की, तो जो G2 फेज है, इस फेज के दौरान माइटोसिस के लिए आवश्यक जो भी प्रोटीन है उन प्रोटीनों का संश्लेषण हो जाता है। चलिए आगे और देखें, तो अभी अभी मैंने डिस्कस किया था कि हार्ट सेल और जो न्यूरॉन सेल होती हैं इनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती, इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। कुछ और कोशिकाएं हैं वो ऐसी हैं जो अभी सामान्यतः विभाजन नहीं कर रही हैं, बट यदि आवश्यकता पड़े कि यदि जैसे हम कहीं गिर गए हैं, हमारी स्किन जो है रब हो गई है, छिल गई है, तो उस स्किन सेल्स को रिप्लेस करने के लिए वहां पर विभाजन होगा। तो कुछ कोशिकाएं वो उस समय विभाजन करेंगी जब या तो क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को हमें रिप्लेस करना हो। बट हाँ, हार्ट सेल एंड न्यूरॉन सेल ये तो उस समय भी विभाजित नहीं करेंगी जिस समय हमें हार्ट सेल या न्यूरॉन सेल जो डैमेज हैं, जो डेड हो चुकी हैं, उनको रिप्लेस करना हो। उनमें होने वाला डैमेज, उनमें होने वाली डेथ वो परमानेंट होती है, उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। अगला है बेटा वे कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं कर। G1 SG2 प्रो मेटा एना टीलो साइटोकाइनेसिस, तो G1 को छोड़कर वो बाहर चली जाती है G0 फेज में, या जिसे G0 फेज कहते हैं। वास्तव में ये क्विसेंट फेज है। इस अवस्था में कोशिका में विभाजन नहीं होता, बट जो हमारी कोशिकाएं हैं वो उपापचयी रूप से, मेटाबॉलिक रूप से सक्रिय बनी रहती हैं। और आगे देखें तो ये तो एनसीईआरटी हमने आपको दे रखी है, वही चीजें आपको ऑलरेडी पढ़ा दी हैं इसमें एनसीईआरटी में। चलिए यहां देखें सेल डिवीजन कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली दो टाइप, एक माइटोसिस, एक मियोसिस। समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन। बेटा ये दोनों नाम जो दिए हैं वो दिए हैं गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर, कि यदि विभाजन के पहले व विभाजन के बाद में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे, गुणसूत्रों की संख्या समान रहे, तो बोलेंगे समसूत्री। और विभाजन के पहले जितने गुणसूत्र थे, यदि विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाए, तो बोलेंगे अर्धसूत्री विभाजन। आप यहां देखें माइटोसिस में जो डीएनए है वो 2C है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां 46 ले रखे हैं। आफ्टर सेल डिवीजन, आफ्टर माइटोसिस, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए, ये दोनों ही चीजें सेम है। बट अमाउंट ऑफ डीएनए से हमने ये नाम नहीं दिया है, हमने ये नाम दिया है ओनली एंड ओनली नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पर। तो चूंकि विभाजन के पहले व बाद में गुणसूत्रों की संख्या समान है, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री की बात करें तो यहां पर विभाजन के पहले जो गुणसूत्र हैं वो है 46, बट उसके बाद में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो चुकी है। बोले सर ऊपर आपने एक सेल से दो बनाई, नीचे एक से चार बना दी, क्या मियोसिस में एक से चार बनती हैं? ये बोलना आधा सच है कि मियोसिस में एक से चार बनती हैं। पूरा सच ये रहेगा कि मियोसिस होता ही दो स्टेप में है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो यहां भी हर बार पहले एक से
2, फिर 2 से बनेंगी 4। तो जो मियोसिस 1 है उसमें आप देखें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो गए हैं, बट मियोसिस सेकंड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे हैं। तो जो मियोसिस 1 है हमारा, इसको बोलते हैं वास्तविक अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि इसके दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, तो ये वास्तविक अर्धसूत्री है। बट जो मियोसिस सेकंड है वो मियोसिस है ही नहीं, वो इक्विवेलेंट है माइटोसिस के, वो समान है समसूत्री विभाजन के। हम यहां स्टार्ट करेंगे माइटोसिस को, और माइटोसिस की स्टार्ट करेंगे हम यहाँ एम फेज। ये जो एम फेज है ये सबसे नाटकीय अवस्था है। नाटकीय क्यों है ये समझना, क्योंकि एम फेज आने से पहले इंटरफेज आई थी, है ना। और इंटरफेज में सारे जो कोशिका के घटक थे उनका बड़े पैमाने पर संश्लेषण हुआ था। एम फेज में क्या होगा, बंटवारा होगा। सारे जो घटक हैं उन्हें 2 कोशिकाओं में बांटा जाएगा। बृहद स्तर पर उनका हम क्या करने वाले हैं, बंटवारा। और आप जानते हैं जब जब कहीं बंटवारा होता है वो बंटवारा हमेशा नाटकीय होता है। उस बंटवारे में जो मटेरियल है उन मटेरियल का बंटवारा इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। तो हम यहाँ एम फेज के लिए सबसे पहली लाइन याद रखें, सबसे नाटकीय प्रावस्था है। सभी घटकों का बृहद स्तर पर पुनर्गठन होगा, और इसे आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 अवस्थाओं में बांट दिया। केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाएं हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये डायग्राम है बेटा, मैं यहां इन्हीं डायग्राम में सारी थ्योरी बोल दे रहा हूं आपके सामने, फिर ये सारी थ्योरी पीछे अवेलेबल भी है। बट पहले हम डायग्राम में इन सारी चीजों को समझ लेते हैं, जिससे एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बन जाए, तो फिर वो थ्योरी आसानी से समझ आएगी। यदि हम बात करें प्रोफेज की या पूर्वावस्था की, तो प्रोफेज के दौरान सबसे पहला काम है संघनन का प्रारंभन होगा। लगातार जो सेल है उस सेल के पदार्थों को कंडेंस किया जाएगा, संघनित किया जाएगा। संघनन करना ही क्यों है, क्योंकि इंटरफेज की इस अवस्था के दौरान डीएनए के नए सूत्र बन तो गए, पढ़ भी लें आप साथ में, ये लिखा है पूरा। इंटरफेस की इस अवस्था के दौरान डीएनए के नए सूत्र बन तो गए, लेकिन वो सूत्र आपस में गुथे हुए थे, वो आपस में इतने मिक्स थे कि वो सूत्र हमें आसानी से दिखाई नहीं दे रहे थे। तो जो हमारी प्रोफेज है, उस प्रोफेज में जब हम संघनन करेंगे तो ये गुणसूत्र का जो द्रव्य है वो धीरे 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 स्पष्ट होने लगेगा। जैसे हम एक बर्तन में आटा लेते हैं, उसमें पानी मिला के जब उस आटे को गूंथते हैं तब जाके हमें लोई या तब जाके पेड़े हमें मिलते हैं, ऐसा ही गुणसूत्र के साथ है। आपको प्रोफेज में शुरुआत में कोई गुणसूत्र दिखाई देने वाला नहीं था, ना ही इंटरफेस के दौरान कोई गुणसूत्र हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि गुणसूत्र एक ऐसी संरचना है जो केवल और केवल एम फेज में ही मिलेगी। तो एम फेज का ये प्रोफेज तो बिल्कुल प्रारंभन है ना, शुरुआत है, इसमें अभी गुणसूत्र हमें दिखाई देने वाले नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा, संघनन का प्रारंभन होगा, फिर गुणसूत्र धीरे धीरे क्या होंगे, स्पष्ट होंगे, तो ठोस गुणसूत्र यहाँ बनेंगे। और इसी समय जिस सेंट्रियोल को आपने एस फेज में डुप्लीकेट किया था, वो सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों की ओर, अपोजिट पोल्स की ओर जाना प्रारंभ कर देगा। जब वो विपरीत ध्रुवों की ओर जाएगा, इसी समय उससे कुछ एस्टर्स, कुछ सूक्ष्म नलिकाएं निकलेंगी। एस्टर और वो स्पिंडल फाइबर, इन दोनों को मिला के बोलते हैं माइटोटिक एपरेटस, ठीक है। और ये संघनन के कारण हमारे न्यूक्लियस की न्यूक्लियर एनवलप पूरी तरह से टूट जाएगा। न्यूक्लियोलस या केंद्रिका, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें जो हैं ये डिसअपियर हो जाएंगी। तो ये है हमारी प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या हो गया, देखो यहाँ पर या यहाँ देख लें आप, ये डायग्राम बना हुआ है। प्रोफेज के दौरान ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये धीरे धीरे रप्चर हो गई, डिसअपियर हो रही है। जैसे ही ये पूरी डिसअपियर होगी हम कहेंगे स्टार्ट हो रही है मेटाफेज। साथ ही साथ जो पहले गुणसूत्र का द्रव्य था वो अब धीरे धीरे ठोस गुणसूत्र के रूप में हमें दिखाई देना प्रारंभ हो गया है। मेटाफेज में क्या होगा, ये जो गुणसूत्र पूरी कोशिका में फैल गए हैं इनसे जुड़ जाएंगे स्पिंडल फाइबर, नीचे वाले भी और ऊपर वाले। हर एक गुणसूत्र, जैसे ये गुणसूत्र है,
इस गुणसूत्र पर यहां ये सी शेप प्रोटीन की डिस्क है। तो ऊपर वाले स्पिंडल फाइबर व नीचे वाले स्पिंडल फाइबर, दोनों ही तरफ के स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के साथ जुड़ेंगे, और जैसे ही अब इन स्पिंडल फाइबर में संकुचन होगा तो सारे के सारे जो क्रोमोसोम है वो एक मेटाफेजिक प्लेट पर, वो एक मध्यावस्था पट्टिका पर आकर जमा हो जाएंगे। तो ये है हमारी मेटाफेज। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से विघटित हो गई है, क्रोमोसोम जो है वो पूरी तरह से साइटोप्लाज्म में, भाई जब मेम्ब्रेन नहीं बची तो अब क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे, और इसी समय जो स्पिंडल फाइबर हैं वो काइनेटोकोर से आकर चिपकेंगे। काइनेटोकोर से जैसे ही अटैच होंगे उनमें होगा संकुचन, अपनी अपनी तरफ गुणसूत्रों को खींचा जाएगा, तो सारे के सारे गुणसूत्र सेल की मेटाफेजिक प्लेट पर मध्यावस्था पट्टिका पर आकर जो है वो अरेंज हो जाते हैं, वो जमा हो जाते हैं। बात करें एनाफेज की, तो एनाफेज के दौरान अब स्पिंडल फाइबर को और ज्यादा जब खींचा जाएगा तो जो गुणसूत्र है, जो दो अर्ध गुणसूत्रों के रूप में जुड़ा हुआ है सेंट्रोमियर पर, उसका सेंट्रोमियर टूट जाएगा, और जैसे ही सेंट्रोमियर टूटेगा आधा गुणसूत्र ऊपर और आधा गुणसूत्र नीचे की तरफ अपने अपने ध्रुवों की ओर जाएगा, और जिस समय ये ध्रुवों की ओर जाते हैं तो सेंट्रोमियर की डायरेक्शन रहेगी पोल्स की तरफ, और जो भुजाएं हैं, जो आर्म्स हैं, वो रहेंगी इक्वेटर की तरफ। आप यहां देखें डायग्राम में, ये हमारा सेंट्रोमियर टूट गया है, उस सेंट्रोमियर के टूटने पर ये सेंट्रोमियर और ये भुजाएं या आर्म्स, तो भुजाएं हैं मेटाफिजिक प्लेट की तरफ, जबकि जो सेंट्रोमियर है वो है ध्रुवों की ओर। तो इस तरह से ये अपने अपने ध्रुवों पर जाएंगे, और जैसे ही ये ध्रुवों पर पहुंचेंगे हम बोलेंगे एनाफेज खत्म हो गई है, स्टार्ट हो रही है टीलोफेज। और टीलोफेज के दौरान क्या होगा, वे सारे काम जो प्रोफेज में हुए थे उसका जस्ट उल्टा होगा टीलोफेज में। मतलब इस टीलोफेज के दौरान क्या होने वाला है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन फिर से आ जाएगी, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीजें पुनः प्रकट हो जाएंगी। तो जो यहां पर हुआ था संघनन प्रोफेज के दौरान, यहां होगा विसंघनन या डी कंडेंसेशन, और विसंघनन होने के बाद अब एक सेल में हमें दो न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, तो फाइनली यहां पर होगी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो है, यदि हम बात करें साइटोकाइनेसिस की प्लांट सेल में, बेटा चूंकि प्लांट सेल में ये सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक रिजिड स्ट्रक्चर सेल वॉल होता है, आप सेल वॉल को अंदर की तरफ प्रेस नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हमें साइटोकाइनेसिस करने के लिए सेल के बिल्कुल सेंटर में एक हमने प्रीकर्सर बनाया, ये प्रीकर्सर है फ्रेगमोप्लास्ट। ये जो प्रीकर्सर हमने बनाया यहां पर, ये है फ्रेगमोप्लास्ट, जो बना है गोल्जी बॉडी प्लस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है अब ये सेंटर से जाएगा परिधि की तरफ, और ये पूरा यहां जाकर कंप्लीट स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म कर लेगा, और ये जो संरचना बनी इसे बोलते हैं सेल प्लेट। एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और चूंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह से अंदर की तरफ कंप्रेस हो सकती है बिकॉज वो लचीली है, इसे बोलते हैं सेल फरो या खांच विधि। सेल फरो या खांच विधि इसको हम कहेंगे। तो चूंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है इसलिए सेल फरो मेथड से हम करेंगे, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ करेंगे इसलिए उसे बोलेंगे सेंट्रीपिटल टाइप का साइटोकाइनेसिस। जबकि प्लांट सेल में चूंकि सेल वॉल है वो प्रसारणीय नहीं है, उसे आप अंदर की तरफ दबा नहीं सकते हैं, तो उसमें हमने पहले बनाया फ्रेगमोप्लास्ट जो गोल्जी बॉडी प्लस ईआर से बना है। वो जब पूरी तरह से यहाँ पूरी सेल में फैल जाएगा तो केंद्र से कहाँ की ओर गया, परिधि, इसलिए उसे बोले परिधावी सारी, है ना। कुछ ऐसी भी सेल होती हैं बेटा जिनमें कैरियोकाइनेसिस होने के बाद, मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन होने के बाद भी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो पाता, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन पैदा हो जाएगी। मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप आंसर रहेगा कोकोनट में जो एंडोस्पर्म है, लिक्विड एंडोस्पर्म,
या जो कोकोनट का मिल्क है वो लिक्विड एंडोस्पर्म को एग्जाम्पल है, और वो एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। तो ये है हमारा माइटोसिस। इसी माइटोसिस को इस स्लाइड पर जरा बहुत ध्यान से देखना, एक बार समझा देते हैं आपको। ये हमने ले ली G1 S, G2, फिर यहां आ जाएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और ये हो जाएगी साइटोकाइनेसिस। जब हम ये सारा काम करेंगे तो यहां पर जो पेपर में क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो हमसे बनेगा। अब यहां पर कि किस फेज में आकर कितने क्रोमोसोम हैं, कितना डीएनए कंटेंट रहेगा, ये सारी चीजें पेपर में इस तरह के क्वेश्चन कई बार आए हैं। जो सेल यहां से एंटर होने वाली है उस सेल में 2n इक्वल टू 46 क्रोमोसोम है, और डीएनए का अमाउंट हमने ले लिया है 2c। हम सभी जानते हैं जीवन फेज के दौरान डीएनए का कोई रेप्लिकेशन नहीं होता है, केवल कोशिका। पूरा जो चैप्टर अभी अभी पढ़ाया, पूरे लेक्चर में जो पढ़ाया वो अगले 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, ये ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पर जो जीवन फेज है उसके दौरान सेल उपापचयी रूप से सक्रिय हो जाती है। तो यहाँ पर सेल में क्रोमोसोम अभी भी 46 ही रहेंगे, डीएनए का अमाउंट 2c ही रहेगा। 46 एंटर हुए, 2c एंटर हुआ, बट एस फेज का एंड होते होते तक ये डीएनए का अमाउंट बढ़ के 4c हो जाएगा, बिकॉज यहां पर डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन, डीएनए डबल हो गया। बट अभी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही रहेंगे। हम G2 फेज में जाएं तो G2 फेज में 46, 4c एंटर हुआ, यही पहुंचा 46 और 4c हमारी प्रोफेज में। तो प्रोफेज के दौरान इस सेल में 46, 4c डीएनए यहां प्रेजेंट है। मेटाफेज में क्या होगा, सारे के सारे 46 क्रोमोसोम, टोटल सभी 46 क्रोमोसोम एक मेटाफेजिक प्लेट पर आकर अरेंज हो जाएंगे, जिनसे ऊपर के सेंट्रियोल के स्पिंडल फाइबर व नीचे के सेंट्रियोल के स्पिंडल फाइबर आपस में जुड़े होंगे। एनाफेज में क्या होगा, इन्हीं गुणसूत्रों का जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट होगा, और स्प्लिट होकर पूरे जो 46 हैं, हर 46 का आधा क्रोमोसोम ऊपर और हर 46 का आधा जो क्रोमोसोम है वो नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा। यहां आप अपना मैथ्स मत लगा देना, आप ये मत सोचना कि सर ये 46 के आधे को हम 23 लिख दें क्या, 23 लिख दें क्या। बेटा 23 इसलिए नहीं लिख सकते हम क्योंकि वो 23 कंप्लीट क्रोमोसोम नहीं है। यहां जो एक मेटाफिजिक प्लेट बनी थी उस पर जो पूरे के पूरे 46 गुणसूत्र अरेंज हुए थे, वो पूरे 46 गुणसूत्र का आधा हिस्सा, एक अर्ध गुणसूत्र, आधा क्रोमेटिड जो है वो ऊपर पहुंचा, एक क्रोमेटिड जो है वो नीचे आया। तो इसलिए 46 का हाफ, 46 का हाफ। बट डीएनए 4c में से कितना पहुंचा, 2c। यहां कितना पहुंचा, 2c। अब आएगी टीलोफेज। टीलोफेज आने पर विसंगनन हो जाएगा, और ये 46 के हाफ क्रोमोसोम जो हैं वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खो देंगे, और अब केवल इतना याद रखा जाएगा कि यहां पर 2c डीएनए है, और यहां भी केवल इतना याद रखा जाएगा कि यहां पर 2c डीएनए है। दो सेल बन जाएंगी, दोनों के पास अपना अपना 2c डीएनए रहेगा। और हम सभी जानते हैं 2c डीएनए इक्विवेलेंट होता है 46 क्रोमोसोम के। तो अब यदि आगे अब इन सेल में पुनः क्या होगा, संघनन। फिर से जब संघनन होगा तो अब ये 2c से 46 बन जाएगा। आया सबको समझ। अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें मियोसिस प्लस इस चैप्टर के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आप एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें और अपने मार्क्स को इंक्रीज करने में कोई कसर ना छोड़ें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर 5th मई।